करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ वैद्य और रसायन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलेराउस का नियम। जैसे ही मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चालकता क्या होती है और इसमें मूल चालकता क्या होती है, तो कुछ बच्चों जैसे कि अगर नए से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कोलेराउस नियम समझने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा मूल चालकता क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, आप लोग वहां से जाकर सबसे पहले चालकता या मूल चालकता जान सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूं चलो कि मूल चालकता क्या होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जैसे एक वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ये क्या है? ये वैद्युत अपघट्य का विलयन है। इसमें हमने क्या किया, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लिए। चालकता की किसमें उस चालकता की परिभाषा कैसे बताई थी? हमने दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लिए, एक हमने लिया एनोड और दूसरा हमने क्या लिया, कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब बच्चों हमने क्या बताया था आप लोगों को, चालकता में क्या बताया था कि एक इसकी परिभाषा किस प्रकार बताई चालकता की कि एकांक आयतन के विलयन में, वैद्युत अपघट्य का कोई विलयन है उसमें एकांक आयतन के विलयन में यदि दो इलेक्ट्रोडों को दबाया जाए और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर का हो, तो उनकी जो चालकता होगी वो चालकत्व के बराबर होगी। अब हमें मूल चालकता ज्ञात करनी है। चालकता और मूल चालकता में बस इतना सा अंतर होता है छोटा सा कि जैसे इसमें वैद्युत अपघट्य का जो आयतन दिया जाता है वो कितना होता है, 1 मोल होता है। कितना होता है बच्चों? 1 मोल होता है। कितना आयतन होता है? ये जो वैद्युत अपघट्य का जो आयतन होता है कितना होता है, वो होता है 1 मोल। ठीक है, अब हमें समझना है कि 1 मोल, जैसे उसमें होता था 1 मिलीलीटर या एकांक आयतन, तो उसमें 1 मिलीलीटर में कितने भी मोल आ सकते थे। लेकिन इसमें मूल चालकता में क्या होता है कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोडों को दबाया जाए और उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो, इनकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हमारी जो मूल चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, चालकत्व के बराबर होगी। जो मूल चालकता होती है उसे हम व्यक्त करते हैं, मूल चालकता किससे व्यक्त करते हैं, मूल चालकता को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल लैम्डा एम। अब आप लोग कहोगे कि कैपिटल लैम्डा एम क्यों बोला हमने? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैम्डा मतलब क्या होता है। लैम्डा तो ऐसा बनता है सर, ये से बनता है, ये तो इसे बोलते हैं, लेकिन हम इस लैम्डा तो बोलते हैं, लेकिन ये जो लैम्डा होता है इसे बोलते हैं स्मॉल लैम्डा, और कैपिटल लैम्डा बनता है इस प्रकार से। तो कैपिटल लैम्डा एम को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, मूल चालकता से। तो मूल चालकता, ये हमारी मूल चालकता हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं कोलेराउस का नियम। जो कोलेराउस का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैद्युत रसायन चैप्टर में, और कक्षा 12 रसायन विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, डेफिनेशन है कोलेराउस का नियम। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर आता है 1-2 नंबर में। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही स्लोली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखते हैं आप लोग तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं कोलेराउस का नियम। मूल चालकता आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या था, सबसे पहले कोलेराउस का जो नियम है वो मूल चालकता पर ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है बच्चों? मूल चालकता पर। कैसे डिपेंड है? तो मूल चालकता सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है कोलेराउस की, इस डेफिनेशन के अनुसार क्या होती है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत पर मूल चालकता, अनंत पर मूल चालकता, ठीक उसके धनायनों और ऋणायनों की मूल चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने बच्चों? किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत पर जो मूल चालकता होती है वो उसके धनायनों और वैद्युत अपघट्य के जो धनायन और ऋणायन जो आयन होते हैं उनके मूल चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे आप लोगों को समझा देता हूँ मैं इसमें। जैसे हमने बोला अनंत पर मूल चालकता, इसे हम अनंत पर मूल चालकता बोलेंगे। अनंत पर जो मूल चालकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों की मूल चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ
उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने एक NaCl लिया। अब NaCl का जब अपघटन करेंगे हम, वैद्युत अपघटन किया हमने, क्या किया बच्चों, वैद्युत अपघटन किया। तो वैद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा, Na+Cl ही तो प्राप्त होगा। तो इसकी जो मोल चालकता होगी, मतलब NaCl की जो अनंत पर मोल चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी Na+, ठीक है, Na+ मतलब धनायनों की मोल चालकता और ऋणायनों की मोल चालकता। समझ में आ गया बच्चों। मतलब इसी नियम को हम बोलते हैं कॉलराउट्स का नियम। ठीक है बच्चों, जो कॉलराउट्स का नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में इसमें कुछ है ही नहीं वैसे। ठीक, क्यों नहीं समझ में, क्योंकि इसमें हमने बताया क्या है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य, जैसे वैद्युत अपघट्य NaCl लिया हमने, किसी वैद्युत अपघट्य जो अनंत पर मोल चालकता होती है उसके धनायनों और ऋणायनों की मोल चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉलराउट्स का नियम। तो ये जो हो गया हमारा, इसे हम बोलेंगे कॉलराउट्स का नियम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसी अनुसार इसके आगे टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मैंने डैनियल सेल में आप लोगों को बताया था, डैनियल सेल में जो 2 प्रकार के सेल बन रहे थे, एक तो ऑक्सीकरण सेल बन रहा था, एक अपचन सेल, उसी के अनुसार बनता है हमारा इलेक्ट्रोड। किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिससे धातु और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं धातु का इलेक्ट्रोड। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे हम इसको हम डायग्राम के रूप में आपको समझाएं। जैसे मैंने मान लिया, जैसे हमने एक वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, अब इसमें हमने हमें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। ये हमने किसकी मान ली, जिंक की छड़ मान ली। किसकी बच्चों, जिंक की छड़ मान ली। ठीक है, अब जैसे हमने जिंक की छड़ को जिंक उसी के लवण के विलयन में, मतलब ZnSO4 का विलयन ले लिया। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच एक व्यवहांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यवहांतर। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों, इसमें उत्पन्न हो जाता है हमारा व्यवहांतर। ठीक है, इसी व्यवहांतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसका धातु का इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ गई कि बहुत ही सिंपल मेथड है समझने का। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच व्यवहांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे हम धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, बस छोटा सा अंतर है। मानक मतलब मानक स्थिति। इलेक्ट्रोड विभव में ना तो कोई ताप था ना कोई दाब था, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या है, एक मानक स्थिति होती है। मानक स्थिति मतलब मानक ताप ले सकते हैं, मानक दाब ले सकते हैं। तो मानक स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे लिखेंगे हम, बस इतना थोड़ा सा अंतर है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेते हैं। कितना लेते हैं बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप। ठीक है, कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, तो ये हो जाएगा हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या है, बस थोड़ी इलेक्ट्रोड विभव से थोड़ा डिफरेंस है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबाया जाता है। मतलब यहाँ पे बस इतना लिखना है तुम्हें कि कितना ताप है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब यही मतलब जिंक की छड़ को अगर हम जिंक सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा, बस इतना होता है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, εi0। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आप लोगों को आज इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टॉपिक में क्या क्या समझाया है। सबसे पहले मूल चालकता बताई, आप लोगों को कॉलराउट्स का नियम बताया, और क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आप लोग समझिए, और जो कोई प्रॉब्लम है आप लोग का प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों से भी बताइए कि शिवम सर क्लासेस में इस टाइम वैद्युत रसायन का चैप्टर चल रहा है, तो उनको ज़रूर देखिए और उनको बताइए। ठीक है, और जो भी आपको कोई भी मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।